छात्र छात्राओं, आज हम आपको अध्याय 3 चुनावी राजनीति इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करवा रहे हैं। तो देखिए कि चुनावी राजनीति ये पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसके बारे में अध्ययन करवा रहे हैं, और आने वाले वीडियो में पाठ्य पुस्तक के अंदर के जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है और इस एनसीईआरटी की बुक में अधिकतर पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो उत्तर की आपको जानकारी दी जाएगी। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए क्या है, चुनाव क्यों होते हैं इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, तो नहीं है बोल रहा है। तो देखिए कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं और लोग चुनाव में अपनी पसंद की उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देने वाली बात है। यह कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है मतलब ये वाले कथन को लिखना है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, यह वाक्य ठीक नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मतदान है, यह वाक्य सही नहीं है। इस प्रकार से नहीं है कि भारत में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, दुनिया में हर जगह मतदाता हैं और मतदाताओं की संख्या है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मेल ढूंढिए। तो समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि, तो इसका आंसर होगा ताकि में संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों, उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था, इसीलिए समय समय पर मतदाता सूची का अवलोकन करना आवश्यक है। फिर घ आता है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि, तो इसमें आएगा इसीलिए आरक्षित है क्योंकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, यानी हर एक व्यक्ति चुनाव में भाग ले सके। फिर आता है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि, तो इसीलिए कि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त हो। फिर आता है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर सुमेलित करना है। अब ये पाठ्यपुस्तक में प्रश्न देखिए, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों को की सूची बनाएं और उसमें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के काम में सजाए, और उसमें कुछ मामले हैं जैसे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदाता मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। तो देखिए इसकी क्रम से सूची है, सबसे पहले मतदाता सूची बनाना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, फिर नामांकन दाखिल करना, फिर चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान, मतदान, फिर पुनर्मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, चुनाव नतीजों की घोषणा। इस प्रकार से इसका क्रम आएगा। अब आता है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतगणना में। चुनाव प्रचार करने के दौरान सुरेखा को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। कोई भी मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी न दे। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संस्थाओं का प्रयोग न हो। चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का प्रयोग न हो, और चुनाव के दौरान मंत्री द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं लेने वाले वायदे नहीं किए जाएं। अब फिर आता है मतदान के दिन। तो मतदान के दिन चुनाव अधिकारी को यह प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता मतदान केंद्र में जाए, जो उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर स्याही का निशान लगाए तथा उसके पहचान पत्र का परीक्षण करने के बाद मतदाता को मतदान करने दे। कोई भी असामाजिक तत्व किसी केंद्र
कोई भी असामाजिक तत्व चुनाव केंद्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर मतगणना के दिन सुरेखा को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी दलों के एजेंट को पहचान पत्र के साथ प्रवेश कराया जाए तथा निष्पक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा मतगणना कराई जाए। साथ ही मतगणना केंद्र तक शांति व्यवस्था के प्रबंध किए जाएं। इस प्रकार से सुलेखा को कार्य करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिका कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय में सदस्यों का क्या अनुपात था और ये किस अनुपात में जीते। उसकी तुलना अमेरिका समाज में उन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए जिसके आधार पर क्या आप अमेरिका संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे। अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्यों। देखिए इसका आंसर कि अश्वेत और हिस्तेनिया और श्वेत, हमने लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय पढ़े थे, तब हमने उसमें अश्वेत, श्वेत और गोरे लोगों के बारे में पढ़ा था। तो उसी प्रकार देखिए कि समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रतिशत तो अश्वेत का है, अमेरिका प्रतिनिधि सभा में 8 और अमेरिकी समाज में 13, और हिस्पैनिक का है 5 और अमेरिकी समाज में 13, और श्वेत का है 86 और अमेरिकी सभा में 7। तो उत्तर इसका आएगा अश्वेत और हिस्पैनिक लोगों की अमेरिकी समाज के चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि इनके अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सदस्य कम है और अमेरिकी समाज को देखते हुए, जबकि अश्वेत समाज में प्रतिनिधियों की संख्या अमेरिकी समाज से अधिक है, इसलिए उनको किसी प्रकार की आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। हमारे देश में चुनाव में लोगों की ज़बरदस्ती भागीदारी होती है। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसका आंसर, यह कथन सही नहीं है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति और सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता। भारत में चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेते हैं। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। हमारे देश में चुनाव में लोगों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनमें वोट का महत्व है। ग का आंसर आएगा सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी में सत्ता में रहते हुए जनता की सभी मांगें पूरी नहीं कर सकती। भारत में शासन दल राष्ट्रीय और प्रांतीय दल पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियों की हार हुई है। और घ आता है, यह बात सही है कि अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं, चुनाव में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चुनाव से दूर रखना चाहिए। चुनाव में धर्म और जाति का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 आता है कि चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुल्म में सजा मिलती थी और सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत में चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है
क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ आता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं आता। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अपराधियों को चुनाव लड़ने न दिया जाए। फिर अगला प्रश्न आता है, क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ी की कुछ रिपोर्ट दी गई है? क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? तो इसमें देखिए क और ख दो मामले दिए हैं। नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिली वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसकी जीत घोषित कर दी। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया गया था। फिर देखिए कि फिजी में चुनाव के ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। फिर ग में आता है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और सूचना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर इसके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो नाइजीरिया को मतगणना का तरीका भारत की चुनाव प्रणाली से अपनाना चाहिए। प्रथम मतगणना अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। द्वितीय मतगणना अधिकारी सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जानी चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, पर्चा छापने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे जारी करने वाले व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल का पता लगाना चाहिए कि उसे दंड देना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर आता है ग, अमेरिका को भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव करवाने के लिए यह स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सभी राज्यों में चुनाव प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए और अमेरिका को भारत से उस क्षेत्र में सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार से तीनों प्रश्न के आंसर हुए। अब प्रश्न क्रमांक 10वां आता है, भारत में चुनाव गड़बड़ी से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए 3-4 प्रणालियाँ हैं। चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियानों को उचित जगह नहीं मिली और चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले और एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे। दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी के चुनाव सभाओं पर हमला कर रहे थे। तो देखिए क का आंसर है, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़ी नीतिगत फैसलों तथा लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। यह चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, अतः मंत्री को ऐसा करने से रोकना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है दूरदर्शन वाला। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव अभियान के दौरान विपक्षी दलों को भी अपने विचार रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। फिर आता है ग, फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में मिलना एकदम गलत है। इस प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर फर्जी नामों को तुरंत मतदाता सूची से निकालने के बाद चुनाव कराने चाहिए। फिर आता है घ, चुनाव के दौरान हथियारों के साथ घूमना और चुनाव के दौरान हथियारों के साथ घूमना और डराना, धमकाना और चुनावी सभाओं में बाधा डालना चुनाव आचार संहिता के पूर्ण खिलाफ है। इस तरह की घटनाओं को तुरंत चुनाव आयोग के संज्ञान में डालना चाहिए। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 11। जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसने इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? तो औरतें उसी तरह वोट देती जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसीलिए उनको मतदान देने का अधिकार
का कोई मतलब नहीं। पार्टी और पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है और चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए और प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है, इसलिए महिलाओं को वोट से वंचित करना लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर अगला आता है, यह बात सत्य है कि पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में सबकी सहमति वाला फैसला लेना बहुत जटिल कार्य है। केवल स्नातकों को चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विधायक या सांसद को सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर्स 5 साल तक रोज लेते हैं। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले प्रश्न उत्तर जो पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न उत्तर है उनका अध्ययन करेंगे। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।